नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9 विषय हिंदी गणित का पाठ 4 माटी वाली, जिसके लेखक है विद्यासागर नौटियाल। तो सबसे पहले आप लेखक के बारे में देखिए। लेखक के बारे में आपको जानना है। विद्यासागर नौटियाल, जिनका जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सन 1933 ईस्वी में हुआ। और सुप्रतिष्ठित कथाकार लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? माली देवल गांव, जो कि टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल में है। कहाँ पर है? टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राप्त की। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टेहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल किसे नौटियाल की कथा भाषा में ग्राम्यांचल की मिट्टी की सुबास रही। अर्थात ये वहीं गढ़वाल के रहने वाले थे, तो पहाड़ी क्षेत्रों का ज्यादा ज्ञान था और इसी कारण उन्होंने उस क्षेत्र का वर्णन भी अपनी काव्य में किया है। नौटियाल जी की प्रमुख कृतियां हैं टेहरी की कहानियां, सूची दो, उलझे रिश्ते, भीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बाया है, झुंड से बिछड़ा, ये उपन्यास उनका, मोहन गाता जाएगा, ये आत्मकथा। अब आप माटी वाली की बात कीजिए। इस संस्करणात्मक स्मृति कथा के माध्यम से प्रसिद्ध कथाकार विद्यासागर नौटियाल ने माटी बेचकर अपना गुजारा करने वाली और अपने पति का पेट पालने वाली एक महिला को पर्वतीय अंचलों में बनने वाली टेहरी बांध और उसके खिलाफ होने वाले सामाजिक आंदोलन से जोड़ दिया। अर्थात वो मिट्टी वाली थी और उनके कथन में क्या है, वो मिट्टी ले जाती, लेकिन अचानक वहाँ टेहरी बांध बनने लगा। तो वहाँ कौन कौन से सामाजिक जन आंदोलन से जोड़ दिया है। वस्तुतः यह लेख की जागरूकता कहानी, जिसमें आम जनता और उसकी मुश्किलें राष्ट्रीय मुद्दों की शक्ल में अख्तियार कर हमारे सामने आई है। पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन को बचाने की यह साहित्यिक पहल गरीबी जैसी आवश्यक स्थिति को भी रेखांकित करती है। वस्तुतः माटी वाली के संपूर्ण व्यक्तित्व से पर्वतीय मिट्टी की सुगंध और सरसता प्रस्फुटित होती है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर में खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा। वो जमीन से उतारा, क्योंकि माटी वाली थी, माटी लेने जाती थी। माटी लेकर आई और उसने अपना भोजन नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटेनर माटी वाली टेहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसने उसे न जानती हो। घर के कुल निवासी वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं, किराएदार, उनके बच्चे तक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं आता जो मिट्टी एक दूसरे को दे। उसके बगैर तो लगता है टेहरी शहर के कई घरों में चूल्हा तक जलना मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा होती है। अर्थात वो मिट्टी नहीं देती। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर जगह हर हाल की मौजूद होनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा
साल 2 साल में मकान के कमरों की दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती है। अर्थात जब आप लिपाई पुताई करते हैं तो उस समय हमें इस मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है या नहीं? भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली कि उसमें चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जाता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली की ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटी गति हरदम बुढ़िया माटी वाली कहलाती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं जानते, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका है। उसके ऊपर कभी किसी ने कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल सकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। यदि वो लगा हो ढक्कन तो उसे खाली करने में बहुत सी दिक्कत आएगी। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हुई। जब वो घर पर अपने कंटर रख रहे थे तो सामने की घर से एक लड़की दौड़ती हुई आई जिसका नाम कामनी था और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आता था। अर्थात वो संदेश लेकर आई थी कि मेरी माँ ने तुम्हें मिट्टी के लिए बुलाया है, अभी आती हूँ। ये माटी वाली है। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्ची आंगन के कोने में उड़े देने को कह तुम बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई थी। अच्छा तुम क्या चाय बन रही थी और उसी समय ये माटी लेकर पहुंची। तो मालकिन कहती है कि तुम बड़ी भाग्यवान है जो ऐसे समय में आई जब मेरे यहाँ चाय बन रही। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई और रोटियां उसे सौंपकर फिर वह अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। किसके बारे में सोचे, उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं था। कारण क्यों कि घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाह दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डेले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर कह खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटी हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अर्थात लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से माटी वाली और उसकी व्यवसाय की उपादेयता को आम शहरी लोगों के जनजीवन से जोड़कर देखा है। माटी वाली कैसे नए पुराने सभी शहरियों के जीवन का जरूरी हिस्सा बन जाती है। इसे स्पष्ट करते हुए लेखक बताता है कि टहरी शहर का शायद कोई ऐसा घर नहीं जो माटी वाली का ग्राहक न हो। खाना बनाने के चूल्हों को बनाने और लीपने की लाल मिट्टी जो आसानी से सर्वत्र उपलब्ध नहीं को उपलब्ध कराने वाली एकमात्र हर दिन बुढ़िया माटी वाली के ग्राहक नए पुराने सभी पर। अर्थात जितने भी वहां रहते थे उन्हें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी और ये बुढ़िया ही उन्हें लाकर माटी, इसलिए ये सब उसी माटी वाली के नाम से ही जानते थे। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थमी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं चलाकर खाने का दिखाना करने लगी तो घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दा, बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी के साथ निकल जा।
माटी वाले ने खुले कपड़े की एक छोटी पूरी गोला में पकड़कर पीतल का वह गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने अंदर रखी गर्म चाय को ठंडी करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंक मारी, जैसे आप चाय पीने के वक्त रहते हैं। तो तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। ठगलानी भूख तो अपने आप में एक साग होती है। बुढ़िया भूख मीठी के भोजन में था। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, क्योंकि अब पीतल का जमाना खत्म और स्टील के गिलास चालू हो गए। तो इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए, अर्थात इनको खरीदने वाले कई बार आए कि चलो पीतल अपना दे दो, हमसे पैसे दे दो, लेकिन वो लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई इन चीजों को हराम के भाव बेचने से मेरा दिल गवाह नहीं। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के कारण खरीदी होंगी। उन्होंने ये चीजें, तमाम चीजें जिनकी हमारे लोगों की नजर में कोई कीमत नहीं, अर्थात पुराने लोगों ने जो पुरानी चीजें खरीद कर रखी हैं, उन्हें उसमें कितना काम करना पड़ेगा, जिसके कारण उन्होंने ये वस्तु खरीदी। क्योंकि उस समय सस्ती जरूर थी, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के कारण खरीदनी, अर्थात ये गिलास उन्होंने स्वयं पैसे खाकर नहीं, बल्कि एक एक पैसे को इकट्ठा करके ये वस्तुएं खरीदनी है। और इन तमाम चीजों की हमारे लोगों की नजर में कोई कीमत नहीं। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जाए, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांगे, कांच के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब। तो पहले कांच के बर्तन, कटोरा वगैरह बनते थे, अब वही चीजें गायब हो गई। इतनी लंबी बात नहीं सोचते, अर्थात इस बारे में नहीं सोचते कि अभी समाप्त, धीरे धीरे ये वस्तु समाप्त होती है। अब इनका खरीदार कौन बचा है? अब यही चीज जो आपके यहाँ से सस्ती ले जाते हैं, दुकानदार उसे दोगुना करके बेचते हैं। तो अब तो ये पीतल समाप्त हो रहा है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ तो स्टील के भांडे दिखाई देते, भांडे माने बर्तन, अर्थात जहाँ भी जाओ स्टील के बर्तन, स्टील की थाली, स्टील का कटोरा, स्टील के गिलास, स्टील की चम्मच, ये पीतल का प्रचलन बंद होता जा रहा है। या फिर कांच और चीनी की मिट्टी की, ये दो बर्तन ज्यादा दिखाई देते, चीनी मिट्टी की या कांच की। अपनी चीज का मूड बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर ही पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे। माटी वाली कहती कि अब तो हमें ये डर लगता है कि हम अब छोड़कर कहाँ जाएंगे, अर्थात इस शहर में मेरा ठिकाना है और इसी कारण हम यहाँ रह रहे हैं। यदि यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते तो इतनी जल्दी हमारा ठिकाना नहीं होगा और ना हम लोगों से कुछ कह पाएंगे। तो ठाकुरान जी, जो जमीन जायदादों की मालिक है वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा।
मेरी एक तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं, अर्थात माटी बेचने वाली जगह जगह घूमकर सबके घरों तक अपने मिट्टी के कनस्तर को उठाए हुए मिट्टी बेचने का काम करती है। लेखक का कहना है कि सभी शहर में उसके मिट्टी के कंटर को भली भांति जानते हैं। माटी वाली को एक घर की मालकिन ने माटी देने के लिए कहलवाया है। माटी वाली ने निर्धारित स्थान पर माटी पहुंचा दी। नाश्ते के रूप में वह घर की मालकिन ने माटी वाली को केवल 2 रोटियां दी, किंतु बुढ़िया ने उन्हें भी छुपा लिया, क्योंकि उसे अपने पति की भी याद सता रही थी। अर्थात वो खा रही थी, पति उसका मुंह गायब था। तो उन्हें भी उसे अपने दूसरे चोर में छुपा लिया। लोग जाने तो जाने की वही ये रोटी अपनी बुढ़ी के लिए ले जा रहे हैं। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। अर्थात घर में उसका पति जो बूढ़ा है वो इसी के सहारे जब ये रोटियां लेकर पहुंचेगी तो वह ऐसे गौर से देखेगा कि अर्थात मेरे लिए खाने के लिए क्या लाए। तो ये लाने के लिए बुढ़ा बहुत उत्सुक रहता है। तो वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। अर्थात बूढ़ा है बैठा है कि कहीं से मिल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो जब वो आएगी माटी डाल के तब फिर खाना आना पकाएगी, तब कहीं मुझे भोजन प्राप्त होगा। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपनी बुढ़ी के हवाले कर दी। अर्थात यहाँ वहां से उसे रोटी मिल गई थी, बोली आज मैं 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा। अर्थात 3 रोटियां उसके लिए काफी है, रोटियों देखते ही प्रसन्न हो जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी साथ तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात बुढ़े के अंदर भूख में कोई भी चीज मिल जाए वही मीठी चीज है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, जितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा से लग जाता। अर्थात वो बुढ़िया गांव में रहती है और गांव से मिट्टी लेकर शहर जाती है, वहां अपना धंधा चलाती थी। जब उसे रोटियां मिली तो वहां से चलने में उसे 1 घंटा तो लग गया, क्योंकि गांव पास में नहीं था। गांव उसका वहां से बहुत पैदल चलने में फिर भी 1 घंटे लग जाता था, और उसके पास अन्य कोई साधन नहीं था जिस पर वो जा सकती। तो रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से बड़े सुबह वो निकलती है, तब जाकर उस स्थान पर पहुंचती है जहाँ माटी खाना है। माटी खाने से मिट्टी खोदती है और फिर मिट्टी खोदने के पश्चात वो कनिस्टर में भरती है, और कनिस्टर भर जाता है तो उसे सिर पर लाद कर, देखिए 1 घंटा सिर पर लाद कर वो शहर पहुंचती है। इतना देर तक उसे मिट्टी अपने सिर पर लादनी है। तो पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने में, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे खोदने में बीत जाता है। देखिए पहले वो जाकर वो मिट्टी इतना खोद देती है कि 3-4 बार आना भी पड़े तो बार बार खोदना ना पड़े। बस मिट्टी खोद के उसने रखा, फिर एक कनिस्टर ले जाती है और शहर में बेचती है। तो इस प्रकार उसका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। सुबह एक चक्कर लगाई, फिर उसने दोपहर बाद एक चक्कर लगाया, फिर शाम को, तो जितने चक्कर होंगे उतनी उसकी मजदूरी होगी। तो वो पहले मिट्टी खोद कर रख जाती थी, इसके बाद एक एक कनेक्शन लेके शहर पहुंचती थी और वहां वो मिट्टी बेचती थी। तो सारा दिन माटा काम में मिट्टी खोदने से विभिन्न घरों तक ढोने में बीत जाता था। घर पहुंचने से पहले रात फिरने
अर्थात जब घर शाम को वहां शहर से जल्दी थी तो घर पहुंचते पहुंचते रात हुई। अर्थात दिन भर की थकावट को मिटाकर वो शाम के समय अपने घर पहुंची थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, अर्थात न तो खेती बाड़ी थी न कोई अन्य व्यवसाय, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। अर्थात जमीन का एक भी टुकड़ा होता तो उसको काम कर लेते जिसमें वह गुजारा करती है। अर्थात झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी गांव के बाहर, जिसमें रहकर वो अपना गुजारा करती है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। अर्थात एक ठाकुर रहते हैं गांव के, उन्होंने कहती कि जाओ अपनी जमीन पर झोपड़ी बना लो। तो गांव के ठाकुर की जमीन थी, उस पर वो झोपड़ी बनाकर उसकी जमीन पर रहने की अवध में उस भले आदमी के घर भी माटी वाली को कई तरह के काम की बेकार करनी होती। अर्थात उस जमींदार की झोपड़ी तो थी, लेकिन जमींदार ने किराया तो नहीं दिया, जानता था कि उसके पास उतने पैसे भी नहीं है, लेकिन कई बेकार के काम उसे करने पड़ते थे। जाओ आज ये काम कर ला, वो काम कर ला, तो बेचारी किराया न देकर उनके वो काम करती रहती। अर्थात काम के बदले ही उसे वह झोपड़ी मिली। ठकराइन के घर से मिली क्या खत्म कर, माटी वाली बोलिया एक दूसरे घर में ठकुराइन के अफसर में चाय की कुछ रोटियां कुछ दवाई, इसके बाद वो दूसरे घर में, दूसरे घर में भी उसे मिट्टी लाने का आदेश और उसके साथ दो रोटियां, अर्थात मिट्टी लाना है तुम्हें और उसके साथ उसे दो रोटियां खानी। इन सामाजिक वंचनाओं, तिरस्कार और उपहास की उपेक्षा करते हुए वे रोटियां उसने अपने बूढ़े पति के लिए बांधी। ठकुराइन के हाथ से दो रोटियां मिली थी, एक खाली चाय के साथ एक छिपा कर रखी थी, और दूसरे घर में भी उसे दो रोटियां मिली, तो उसने वह रोटियां भी अपने पति के लिए रखी। बोले क्यों? बोले ठीक है, मैं तो यहाँ खा पी कर चाय पी कर काम चल जाता, लेकिन मेरा बुढ़ा अर्थात मेरा पति वहां खाली बैठा होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो इसी कारण उसने एक रोटी वहां से और दो रोटियां इनके घर से बचा कर रखी। तो और लेखक बताता है कि काम के अतिरिक्त अपना बसेरा बचाने की कवायद में पड़ी उस माटी वाली को दूसरे के घरों में जा जाकर ही स्वयं काम करने लगा। कुल मिलाकर माटी वाली का जीवन श्रम और संघर्ष का है। अर्थात दिन भर से परिश्रम करना पड़ता है और संघर्ष करती है, तब जाके शाम के समय से कुछ रोटियां प्राप्त होती हैं। अब आगे की कथा सुनिए। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को पूरी रोटियां नहीं मिली, क्योंकि बुढ़ा आसक्त था, चल फिर नहीं पाता, इसलिए गठरी के समान घर का पड़ा रहता था। तो उसको खिलाने की जिम्मेदारी थी माटी वाली पर थी। तो माटी वाली ने सोचा कि आज अपने बुढ़े को पूरी रोटियां नहीं मिले, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीदा। अर्थात माटी बेचने से पैसे मिले थे, उनसे एक पाव उसने प्याज खरीदा। प्याज को कूट कर वह जल्दी जल्दी तल ली। तो पहले वह बुढ़े को रोटियां दिखाई दी, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी और उसके सामने दो रोटियां, बोले मैं प्याज ले जा रही हूँ, इसको काट कर उसको छापूंगी और उसे सब्जी बनाऊंगी, फिर मैं उसे एक एक रोटी करके दूंगी। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक रोटी का पाएगा। अर्थात बुढ़ा भी उतना आ सकते कि वो दो रोटियां एक साथ नहीं खा सकता, बोले एक एक रोटी करके खाएगा।
एक ही रोटी खा पाएगा या हरी से अधिक देर, अब उसे ज्यादा नहीं पड़ती। वृद्ध शरीर है, वृद्ध शरीर में पाचन शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है, और पाचन शक्ति जब कमजोर हो जाती है तो बूढ़े लोगों को खाना हजम नहीं होता, और इसी कारण उसकी खुराक 1 या 1.5 रोटी है। तो बाकी बची 1.5 रोटी फिर माटी वाली अपना काम चला रही है। कुल 3 रोटियां हैं, 1 या 1.5 रोटी मुश्किल से बुढ़ा खा पाएगा, 1.5 रोटी में मेरा काम चल जाएगा। क्यों नहीं, माटी वाली अपना वर्चुअल विचार बना रहे। तो 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, बोले 1 तो मैंने पहले ही खा ली। मन में यह सोचती, हिसाब लगाती हुए अपने घर में, मतलब रास्ते में हिसाब लगा रही थी कि जो 3 रोटियां हैं तो बुड्ढे को दे देगी, बुड्ढा मुश्किल से 1 या 1.5 खा पाएगा, तो उसमें से 1.5 रोटी बची, और 1 रोटी में पहले ही खा चुकी है। इस कारण आप रोटी की चिंता नहीं करने, किसी प्रकार हिसाब किताब लगाते हुए रास्ते में उसका रास्ता व्यतीत हो गया और अपने घर, अर्थात वो सूच में डूबी डूबी इसी के बारे में हिसाब लगाती हुई चलती गई और अपने गाँव। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं है, बुढ़े को पूछते हैं। लेकिन जब घर पहुंची तो मालूम हुआ कि बुढ़ा स्वर्ग से जा चुका है, अर्थात अब उस बुढ़े को रोटी की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। यानी माटी वाली जब भी अपने घर आती थी तो दूर से ही बुढ़ा उसके पांव की आवाज को पहचान लेता था और फौरन ही हरकत करने लगता था। लेकिन आज उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बुढ़ा मर चुका था। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। भाई पहले तो आता नहीं, बुढ़ा उसके हालचाल पूछता, नजर घूम जाती थी, क्या मेरे लिए आई है। लेकिन न तो आज बुढ़े ने उसकी आहट पहचानी, न ही उसकी ओर नजर। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो माटी वाली घबरा गई और घबरा कर पास जाकर बुढ़े को हाथ में छुआ। तो वह अपनी माटी को छूकर जाए, अर्थात जब उसने छुआ तो देखा कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है, अर्थात वह मिट्टी के शरीर को छूकर यहाँ से जा चुका था, अर्थात उसका स्वर्गवास हो चुका था। उस हाँ टहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। टहरी बांध के लिए कोई साहब आए नहीं थे। उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती, तो तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आओ। तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आओ कि कहाँ है, तब तक मैं तुम्हें आज बता दूंगा। तो मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देती हुई, साहब मेरी जिंदगी तो इसमें संपूर्ण घरों में माटी देती हुई गुजर गई। अब मेरा घर क्या पूछते हो, तो माटी कहाँ से लाती हो, साहब ने पूछा। तो मिट्टी वाले ने जवाब दिया, माता खाना से लाती है माटी। वह माता खाना चढ़ी है तेरे नाम पर, अर्थात जहाँ से तो मिट्टी लाती हो क्या वह तुम्हारे नाम से बना हुआ, अर्थात तुम्हारे कब्जे में है। अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं, अर्थात यदि तुम्हारे हिस्से में है तो तुम्हारा नाम कहा कि माता खाना तुम्हारा है।
माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब, अर्थात मैं उसी मिट्टी को ले जाकर बेचती हूँ और उस मिट्टी से जो भी प्राप्त हो गया वही मिला, इसलिए वो मेरे जीवन का आधार है। इसलिए वो कहती है माटा खाना तो मेरे लिए रोटी है। बुढ़िया हमें जमीन का कार्य चाहिए बोली कर, लेकिन जो साहब टहरी बांध बनाने आए थे उस मिट्टी को बोले हमें तुम्हारा नाम चाहिए कि इसमें जमीन पर तुम्हारा हक है, तुम मिट्टी ले आ सकती हो। हमें बोले और किसी से मतलब नहीं, वरना तुम मिट्टी नहीं ले जा सकती। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगा? आप जो यहाँ पर बांध बना रहे हैं, जब ये बांध बन जाएगा तो साहब मेरी मिट्टी का ढेर तो समाप्त हो जाएगा, मेरा माता खाना समाप्त हो जाएगा। फिर बताइए मैं अपने पेट को कैसे भराऊंगी, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ अन्य धंधा मुझे आता नहीं, पूंजी इतनी है नहीं कोई व्यापार कर, केवल यही एक माटा खाना है जिसकी मिट्टी ले जाकर मैं शहर में बेचती हूँ और मुझे पैसे और रुपये के लिए रोजी प्राप्त हो जाती है। तो बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगा साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अर्थात इस बात का फैसला हम नहीं करते, बल्कि ये बात का फैसला तो तुम्हें ही करना होगा। टहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया, टहरी बांध थी उसकी दो सुरंगों को बंद कर दिया गया है और शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची, शहरवासी अपने घर को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबको सबसे पहले कुल शमशान घाट जुट गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी, माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है। तो गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, अर्थात जो वहां उस रास्ते से निकलता है जाता है उनसे एक ही बात वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी का शमशान नहीं होता। मैं गरीब हूँ लेकिन मेरा शमशान ये उजाड़े दे रहे हैं, अर्थात मैं मिट्टी जब नहीं जाएगी तो मैं क्या धंधा करूँगी। लेखक बताता है कि अपने मन में सोचती हुई और विचार करती हुई वो अपने बूढ़े बीमार पति को रोटियों के साथ तली हुई प्याज खिलाने का निश्चय करके माटी वाली जब अपने घर पहुंची, अर्थात उसका विचार था मैं 3 रोटियां दे दूंगी, प्याज खरीद लिया है उसकी सब्जी तल कर दे दूंगी तो मेरा मुठ्ठा खुश हो जाएगा। ये रास्ते भर माटी वाली सोचती चली आ रही। तो लेकिन जब अपने घर पहुंची, अर्थात रास्ते में तो विचार बना, लेकिन तो उसका पति इस दुनिया से विदा, अर्थात वो मर चुका था। पुनर्वास अधिकारी को पूछने पर कि वह कहाँ रहती है, अर्थात उसके रहने वाला है तो हम उसका कोई कागज दिखा। माटी वाली बताती है कि उसकी जिंदगी तो घरों में माटी पहुंचाते पहुंचाते बीत गई और अभी तक मुझे पता भी नहीं कि मेरा घर कहाँ है। इसी बीच पता चलता है कि टहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से पूरे शहर में पानी भर गया। जब उसकी सुरंगें बंद हो गई टहरी बांध की तो शहरों में पानी भरने लगा, सभी शमशान डूब गए।
अर्थात माटी वाले की पति की चिता भी नहीं जल सकी, क्योंकि जब शमशान डूब चुके तो कहाँ जला। लेखक अंततः बताता है कि माटी वाली यह कहकर कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस बात को प्रदर्शित करता है कि गरीबी से उपजी अभाव की स्थितियां और उनके कारण नारकीय बना आम आदमी का जीवन, जहाँ चैन से मरना भी नसीब नहीं होता, शमशान की तरह। तो बच्चों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। इसके बाद अगले पाठ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।